गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम द पी ब्लॉक एलिमेंट्स का थर्ड टॉपिक आयनेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे। लास्ट टू लेक्चर्स में हमने टू टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स एंड एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। आई होप कि आपने वो दोनों वीडियोस देखे होंगे और वो टॉपिक्स कंप्लीटली आपको समझ में आए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Ionization enthalpy decreases down the group due to gradual increase in atomic size। इन्होंने कहा है कि जब हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे, किस ग्रुप में, 15 ग्रुप में जब हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे तो आयनेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। आयनेशन एंथैल्पी की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आयनेशन एंथैल्पी होती क्या है। आयनेशन एंथैल्पी ये हमारे पास एक न्यूट्रल एटम है। न्यूट्रल एटम में से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं और वो पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हुआ, इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसी एनर्जी को क्या बोलते हैं, आयनेशन एंथैल्पी। उसी एनर्जी को क्या बोलते हैं, आयनेशन एंथैल्पी। ये हो गया हमारे पास एनर्जी। ठीक है, एक आइसोलेटेड गैसियस एटम, एक न्यूट्रल एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके उसे पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसी को क्या बोलते हैं, आयनेशन एंथैल्पी। क्योंकि हम इस न्यूट्रल एटम को आयन में कन्वर्ट कर रहे हैं। ऐसे भी कह सकते हैं कि न्यूट्रल एटम को आयन में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको क्या बोलते हैं, आयनेशन एंथैल्पी। अब आयनेशन एंथैल्पी की जो वैल्यूज हैं वो डिक्रीज होती जाती हैं जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं। उसका रीजन दे रखा है, जैसे जैसे साइज, एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब एटॉमिक साइज की जो वीडियो है वो सेकंड लेक्चर में मैंने उस टॉपिक को डिस्कस किया है, एटॉमिक साइज को। आप वहां से उसको कंप्लीटली समझ सकते हैं कि किस तरह से डाउन द ग्रुप मूव करने पर एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम आयनेशन एंथैल्पी को समझना। देखिए हमारे पास है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। ठीक है, ये हमारे पास है। अगर हम नाइट्रोजन के बारे में बात करें तो यहाँ फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या हो जाती है, 1402 किलोजूल मोल इनवर्स। मतलब 1 मोल, 1 मोल के लिए इतने किलोजूल एनर्जी चाहिए। 1 मोल नाइट्रोजन एटम के लिए इतने किलोजूल एनर्जी चाहिए, तब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। ठीक है जी। उसके बाद फास्फोरस के लिए है 1012 1012 किलोजूल मोल इनवर्स। ठीक है जी। उसके बाद है 947 किलोजूल मोल इनवर्स। एंटीमनी के लिए है 834 किलोजूल मोल इनवर्स। ठीक है जी। और लास्ट बिस्मथ के लिए है 703 किलोजूल मोल इनवर्स। ये हमारे पास ऑर्डर है, ये हमारे पास वैल्यूज हैं किसकी, आयनेशन एंथैल्पी की। कब, जब एक एक इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव किया जाता है, नाइट्रोजन से, फास्फोरस से, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। ठीक है, और एक एक इलेक्ट्रॉन की बात है, ना कि 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसी के अकॉर्डिंग अगर हम साइज चेक करें तो एटॉमिक साइज का ऑर्डर हमने कल भी बताया था आपको। एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस लिखते हैं यहां से, एटॉमिक रेडियस यहां पर लिख लेते हैं, उससे हमें पता लग जाएगा कि साइज इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर एटॉमिक साइज की बात है, तो अगर रेडियस इंक्रीज हो रही है तो साइज भी ऑब्वियसली इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर रेडियस चेक कीजिए। नाइट्रोजन के लिए रेडियस थी 70 पिकोमीटर, 70 पिकोमीटर। उसके बाद फास्फोरस के लिए 110 पिकोमीटर, उसके बाद 121 पिकोमीटर, 141 पिकोमीटर एंड 148 पिकोमीटर। ठीक है, तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं कि एटॉमिक रेडियस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। हमने इसे पढ़ा था कोवेलेंट रेडियस, क्योंकि ये जो एटम्स हैं ये कोवेलेंट कंपाउंड भी फॉर्म करते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर करके ये कंपाउंड बनाते हैं, तो वहां लिख दिया था कोवेलेंट रेडियस। लेकिन टॉपिक का नाम क्या है, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। तो एटॉमिक जो रेडियस है वो कितनी बनेगी, 70, 110, 121, 141, 148 पिकोमीटर।
तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है जब हम डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं। और यहाँ पर आप चेक कीजिए आयनेशन एंथैल्पी, आयनेशन एंथैल्पी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है जब हम डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं। यहाँ देखिए वैल्यूज डिक्रीज होती जा रही हैं, यहाँ पर वैल्यूज इंक्रीज हो रही हैं। फर्स्ट लाइन का मीनिंग, आयनेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डिक्रीज हो रहा है डाउन द ग्रुप ड्यू टू ग्रेजुअल इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। अब आप इसको समझिए कि ये तो कह दिया कि एटॉमिक साइज के बढ़ने से आयनेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी, लेकिन इसका समझने का तरीका क्या है उसे समझते हैं। देखिए हमारे पास है नाइट्रोजन, फर्स्ट सेल सेकंड सेल, ठीक है, फर्स्ट सेल सेकंड सेल। उसके बाद है फास्फोरस, फर्स्ट सेल सेकंड सेल थर्ड सेल। अब आप खुद से समझिए, नाइट्रोजन में लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और फास्फोरस में भी 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है जी। लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है, नाइट्रोजन में केवल 2 प्रिंसिपल सेल्स हैं और फास्फोरस में 3 प्रिंसिपल सेल्स हैं। एज यू नो अबाउट डिस्टेंस, आप डिस्टेंस के बारे में जानते हैं अच्छी तरह से कि जब थर्ड सेल इन्वॉल्व हो जाएगा किसी भी एटम में, अब यहाँ फास्फोरस में थर्ड सेल है, तो जो थर्ड सेल है इसका डिस्टेंस ज्यादा रहेगा न्यूक्लियस से, किसकी अपेक्षा, नाइट्रोजन की अपेक्षा, क्योंकि यहाँ पर केवल कितनी सेल्स हैं, 2 सेल्स हैं, ठीक है, ये बात समझ में आती है। और आपको ये भी पता है कि केमिकल रिएक्टिविटी के लिए सबसे पहले आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिमूव हुआ है एक न्यूट्रल एटम से, वो कहां से बाहर निकलेगा, लास्ट वाली सेल से, लास्ट वाली सेल से बाहर निकलेगा। अब आप खुद ध्यान लगाइए कि जब डिस्टेंस बढ़ता है तो अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसको कैसे समझेंगे, देखिए ये जो प्रोटॉनिक चार्ज है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के रखेगा, अट्रैक्ट करेगा, ये सिंपल सी बात है। तो यहाँ डिस्टेंस कम है, यहाँ पर केवल 2 सेल्स हैं और यहाँ पर 3 सेल्स हैं। जब डिस्टेंस कम रहेगा तो अट्रैक्शन क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा, अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग रहेगा। जब डिस्टेंस कम रहेगा किसके बीच में, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में, ठीक है। लेकिन जब डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो वही अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, वही अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। अब कॉमन सेंस यूज कीजिए और यह ध्यान लगाइए इस बात पे कि जब अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा तो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए या कम चाहिए, ऑब्वियसली कम चाहिए, क्योंकि जैसे ही अट्रैक्शन फोर्स कम हो गया किसके बीच में, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में, तो एनर्जी भी हमें कम ही चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी स्ट्रांगली अट्रैक्टेड नहीं है, वीकली अट्रैक्टेड है। और जब ये वीकली अट्रैक्टेड है तो लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को इजीली कम एनर्जी देकर बाहर निकाला जा सकता है। ये इसका सबसे सिंपल रीजन है, जिससे आयनेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। एक बार दोबारा से समझ लेते हैं इस बात को। 2 सेल्स नाइट्रोजन में हैं और फास्फोरस में 3 सेल्स हैं, 3 प्रिंसिपल सेल्स हैं। तो सेल के इंक्रीज होने से न्यूक्लियस और लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स के बीच डिस्टेंस क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। और ये डिस्टेंस इंक्रीज होने की वजह से क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है। डिस्टेंस इंक्रीज होने की वजह से साइज इंक्रीज होता जा रहा है 72,110, क्योंकि यहाँ पर कंसीडरेबल चेंज था, ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। अब यहाँ पर जब डिस्टेंस इतना इंक्रीज हो गया तो लास्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये वीकली अट्रैक्टेड रहेंगे टुवर्ड्स न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के साथ ये वीकली अट्रैक्टेड रहेंगे और इन्हें रिमूव करने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए वो कम अमाउंट में चाहिए। इसलिए आयनेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या हो रही है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है। इसलिए ये लिखा गया है आयनेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू ग्रेजुअल इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, ठीक है जी। तो सेकंड लाइन चेक करते हैं, देखिए बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबल हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 15 ग्रुप एलिमेंट्स में हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल्स है, जिसकी वजह से वो क्या है, एक्स्ट्रा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं यहाँ पे कि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p3, ठीक है। तो यहाँ लास्ट शेल कौन सी है, सेकंड शेल, जिसमें जो p ऑर्बिटल्स हैं वो क्या है, हाफ फिल्ड। कुछ इस तरह से हम इसे शो कर सकते हैं, ये हमारे पास p ऑर्बिटल्स हैं और यहाँ तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। कंप्लीटली p ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पर कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये हाफ हुए, तो ये कहा जाता है हाफ फिल्ड एक्स्ट्रा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसी की वजह से एक्स्ट्रा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से एंड स्मॉलर साइज, और स्मॉल साइज की वजह से, स्मॉलर साइज, the ionization enthalpy of group 15 elements is much greater than that of group 14 elements in the corresponding period। अभी तक हमने बात की थी डाउन द ग्रुप, सिंगल एक ग्रुप के बारे में, लेकिन अब हम बात करेंगे पीरियड के बारे में। किस तरह से, देखिए हमारे पास एक ग्रुप है 14 ग्रुप 14, ग्रुप 14 के एलिमेंट्स हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ठीक है। और 15 ग्रुप एलिमेंट्स हमने चेक कर लिए हैं। 15 ग्रुप एलिमेंट्स हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, ठीक है। तो यहाँ दोनों की बात है, ग्रुप 15 एलिमेंट्स की भी बात है और ग्रुप 14 एलिमेंट्स की भी बात है। तो इन दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए अगर कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक किया जाए तो क्या है, 1s2 2s2 2p2। तो यहाँ लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, जिसमें s तो कंप्लीटली फिल है और p में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर हम p की बात करें 2p2, तो यहाँ पर इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाएगा, p में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं, ना तो ये फुल फिल्ड है और ना ही ये हाफ फिल्ड है, दोनों ही कंडीशन इसके पास नहीं है, जिसकी वजह से ये स्टेबिलिटी अटेन नहीं कर पाएगा। ये 15 ग्रुप के एलिमेंट्स की अपेक्षा क्या रहेगा, अनस्टेबल रहेगा, ठीक है जी। क्योंकि यहाँ क्लियरली मेंशन है बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबल हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल्स। हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल होने की वजह से 15 ग्रुप एलिमेंट्स का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, एक्स्ट्रा स्टेबल है, हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल होने की वजह से। लेकिन आप चेक कर सकते हैं कार्बन में जो लास्ट सेल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो s के अंदर है, p के अंदर है, और s में कंप्लीटली फिल है, वो तो स्टेबल है, जैसा कि यहाँ पर भी स्टेबल है, इसमें भी s में कंप्लीट 2 है, लेकिन p में यहाँ 3 है जो इसे हाफ फिल्ड बनाता है, जबकि इसमें ना तो हाफ फिल्ड है और ना ही ये फुल फिल्ड है, ठीक है। तो ये इसे स्टेबल नहीं बनाता है। अब हम इस लाइन को समझते हैं। देखिए बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबल हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल, हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल होने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये क्या है, एक्स्ट्रा स्टेबल है, एक्स्ट्रा स्टेबल। द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट इज मच ग्रेटर देन दैट ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स इन द कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड। तो जो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू है वो किसकी ज्यादा हो जाएगी, वो ज्यादा हो जाएगी ग्रुप 15 एलिमेंट्स की। ग्रुप 15 एलिमेंट्स की क्यों ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ साथ एक और रीजन दिया हुआ है, स्मॉलर साइज। और हम पढ़ चुके हैं अभी साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एंथैल्पी। जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम होती जाएगी। ये हमने अभी समझा था फर्स्ट लाइन में, आप वीडियो को बैक करके इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो आप खुद से समझिए, अगर स्मॉलर साइज है, अगर 15 ग्रुप एलिमेंट्स का साइज 14 ग्रुप एलिमेंट्स के साइज की अपेक्षा क्या है, कम है। जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, ये तो बहुत सिंपल सी बात है, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, लेफ्ट टू राइट, तो साइज क्या होता है, साइज होता है डिक्रीज। साइज क्या होता है, डिक्रीज। और उसका रीजन क्या होता है, इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि न्यूक्लियस में
चार्ज इंक्रीज होता है, प्रिंसिपल सेल इंक्रीज नहीं होती है। न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज होने से लेफ्ट टू राइट मूव करने पर साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, और जैसे जैसे साइज डिक्रीज होता है वैसे वैसे ही आयनेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पर यही मेंशन किया गया है कि एक तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और स्मॉल साइज की वजह से जो आयनेशन एंथैल्पी की वैल्यू है ग्रुप 15 एलिमेंट्स की इज मच ग्रेटर, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा, मच ग्रेटर देन दैट ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स इन द कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड्स। अब एक पीरियड तो है नहीं, 7 पीरियड्स हैं, ठीक है, हर एक के लिए जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। किस तरह से, अगर हम बात करें सेकंड पीरियड की, तो सेकंड पीरियड में कौन है, सेकंड पीरियड में पहले आएगा कार्बन, ये आगे पीछे लिख दिया है मैंने, यहाँ कार्बन आएगा, कार्बन के बाद कौन आएगा, नाइट्रोजन, ठीक है। इसी तरह से थर्ड पीरियड में कौन आएगा, पहले सिलिकॉन, उसके बाद यहाँ पे कौन आएगा, फास्फोरस, ठीक है। उसके बाद यहाँ सिलिकॉन के बाद कौन है, जर्मेनियम, और फिर यहाँ पर कौन है, आर्सेनिक। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं ये ग्रुप 14 है और ये ग्रुप 15 है। जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, लेफ्ट टू राइट मूव करने पर साइज डिक्रीज होगा, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, न्यूक्लियर चार्ज आप जानते हैं ना, प्रोटॉनिक चार्ज, न्यूक्लियस में जब चार्ज इंक्रीज होता है तो क्या होगा, साइज डिक्रीज होगा, और जब साइज डिक्रीज होगा तो आयनेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। यही यहाँ पर दिया हुआ है कि ग्रुप 15 एलिमेंट्स के पास 2 रीजंस हैं आयनेशन एंथैल्पी ज्यादा रखने के लिए। एक तो सबसे पहला है हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल, जो कि क्या है, एक्स्ट्रा स्टेबल है, और जो स्टेबल होता है उसको अनस्टेबल बनाने के लिए हमें मोर एंड मोर एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और दूसरा यहाँ रीजन है स्मॉलर साइज। अब स्मॉलर साइज फेवरेबल कंडीशन कैसे है, जब स्मॉल साइज रहेगा, जब स्मॉल साइज रहेगा तो न्यूक्लियस आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। जैसे मैंने आपको फर्स्ट लाइन में बताया था कि नाइट्रोजन में जैसे यहाँ पर ये प्रोटॉन है, ये फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, तो लास्ट सेल में जो 5 इलेक्ट्रॉन हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को ये न्यूक्लियस क्या करेगा, स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर नहीं निकलेंगे, और इन्हें बाहर निकालने के लिए हमें ज्यादा अमाउंट में क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। ये बात क्लियर है। तो हमने यहाँ पर सेकेंड लाइन को भी कंप्लीटली डिस्कस कर लिया है। सेकेंड लाइन कहती क्या है कि जब हम पीरियड की बात करेंगे, मतलब ग्रुप्स की बात करेंगे, फर्स्ट लाइन में तो सिंगल ग्रुप की बात थी, फर्स्ट लाइन में क्या, सिंगल ग्रुप की बात थी कि जब हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे तो एटॉमिक साइज के इंक्रीज होने से आयनेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स के बारे में, तो हम बात करेंगे ग्रुप 14 और ग्रुप 15 के बारे में। ये 15 है, ये 14 है। तो ग्रुप 15 में क्या है, एक्स्ट्रा स्टेबल हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, पहला जो रीजन है। दूसरा रीजन है स्मॉलर साइज। जो ग्रुप 14 एलिमेंट्स हैं इनका साइज बड़ा है, किसके अपेक्षा, ग्रुप 15 एलिमेंट्स के अपेक्षा। तो स्मॉलर साइज किसका हुआ, ग्रुप 15 एलिमेंट्स का। तो दोनों ही कंडीशन किसके फेवर में है, ग्रुप 15 के फेवर में है, जिससे इनकी जो आयनेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या हो जाती है, मच ग्रेटर देन दैट ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स इन द कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड्स। मतलब डिफरेंट पीरियड्स में अगर हम बात करते हैं, 15 एलिमेंट्स की जो आयनेशन एंथैल्पीज की वैल्यू है वो मच ग्रेटर होती है किससे, ग्रुप 14 एलिमेंट्स से। तो इस तरह से हमने सेकंड लाइन को भी यहाँ पर कंप्लीटली समझ लिया है। अब थर्ड लाइन चेक करते हैं। देखिए, द ऑर्डर ऑफ सक्सेसिव आयनेशन एंथैल्पीज एज एक्सपेक्टेड इज del IH1 is less than del IH2 is less than del IH3। अब H का, I का और 1 का मीनिंग क्या होता है, इस बात को समझते हैं। देखिए, हमारे पास एक एटम है, न्यूट्रल एटम, इसको हमने 1 पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट किया और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, ठीक है। इसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो क्या है, E1। उसके बाद X1 पॉजिटिव को हमने X2 पॉजिटिव में कन्वर्ट किया, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, और E2 एनर्जी इसके लिए रिक्वायर्ड है। उसके बाद थर्ड चेक कीजिए, X2 पॉजिटिव को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, X3 पॉजिटिव में, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकाला, तो इसके लिए हमें एनर्जी चाहिए E3, ठीक है। इन एनर्जीज में जो डिफरेंस है, जो चेंज है,
उसी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, H से। E यहाँ पर एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है और H यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है एंथैल्पी को। यहाँ पर जो H है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एंथैल्पी को। तो हम यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है डेल IH1। डेल का मतलब चेंज, I आयनाइजेशन, H एंथैल्पी, फर्स्ट मतलब 1। जो फर्स्ट चेंज है, फर्स्ट चेंज कैसे लिखा जाएगा, डेल H1, ये हमारे पास लिखा जाएगा E2 माइनस E1। जब हम सेकंड जो रिक्वायर्ड एनर्जी है उसमें से फर्स्ट रिक्वायर्ड एनर्जी को माइनस करेंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट चेंज आएगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट चेंज आएगा। तो इस तरह से अगर हम चेक करते हैं तो टेबल में हमें गिवन है, टेबल 7.1 में जो एनसीईआरटी बुक में भी है, उसमें हमें गिवन है कि एंथैल्पीज जो चेंज रहेंगी उनमें सबसे ज्यादा जो वैल्यू रहेगी वो किसकी रहेगी, थर्ड चेंज की, थर्ड एंथैल्पी चेंज की, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी चेंज की वैल्यू सबसे मैक्सिमम रहेगी। उसके बाद है लेस में H2 और सबसे कम H1, ठीक है। तो इस तरह से हमने थर्ड लाइन को भी यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आपको ये टोटल थर्ड टॉपिक आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।